कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। हेलो गाइस, वेलकम on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Environment, Ecology and Biodiversity, we discuss about Global Alliance for Climate, Smart Agriculture, Green AG Pariyojana. Now before wasting the time, we will discuss our next lecture, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट डायनामिक्स जर्नल में एक अध्ययन में अंटार्कटिका प्रायद्वीप में जलवायु परिवर्तनों की वजह से तापमान साल 2044 तक आधे से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत G20 देशों में एकमात्र ऐसा देश है जिसने भूमंडलीय तापन की वृद्धि रोकने के लिए राष्ट्रीय निर्धारित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रगतिशील कदम उठाया। भारत द्वारा अपने सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उत्सर्जन कटौती लक्ष्य के 21% को पूरा कर लिया गया है और भारत ने वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 33 से 35% कटौती की प्रतिबद्धता निर्धारित की गई थी। जलवायु परिवर्तन के कारण दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राकृतिक गतिविधियां और मानवीय गतिविधियां। प्राकृतिक गतिविधियों के अंतर्गत महाद्वीपीय संवहन, ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का झुकाव, समुद्री धारा को शामिल किया जाता है। और मानवीय गतिविधियों के तहत शहरीकरण, औद्योगिकरण, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अनेक प्रकार की अन्य जहरीली गैसें और धूल कण का हवा में मिलना, और वनोन्मूलन और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग शामिल है। जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के उपाय, जैसे जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन JNNSM, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना CCAP, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन कोष और भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन निर्माण योजना को तेजी से लागू करना FAME आदि का उल्लेख किया गया है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान मार्च 2019 में केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP का आरंभ किया है, जो अलग अलग क्षेत्रों में कूलिंग की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो कि 2037-38 तक सभी सेक्टरों में कूलिंग की मांग को 20% से 25% तक घटाएगा। 2037-38 तक रेफ्रिजरेटर की मांग को 25% से 30% तक घटाना और 2037-38 तक कूलिंग एनर्जी की मांग को 25% से 40% तक घटाना और कूलिंग और उससे जुड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीक प्रोग्राम के तहत अनुसंधान के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाना। स्किल इंडिया मिशन के साथ तालमेल कर 2022-23 तक इस क्षेत्र में 1 लाख सर्विसिंग टेक्नीशियन को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट देना। दुनिया के प्रथम राष्ट्रों में से भारत, जिसने एक विस्तृत कूलिंग एक्शन प्लान विकसित किया है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ऊष्मा की वैसी घटना जो शीशे के कक्ष के अंदर सूर्य किरणों के विकसित विकिरण से होती है, इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। एक शीशे का कक्ष होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश को रोककर पौधों को उगाया जाता है। सूर्य का प्रकाश शीशे द्वारा प्रवेश करता है और उसको अवशोषित करके अंदर सौर विकिरण छोड़ता है। सूर्य के प्रकाश इसके विपरीत शीशे के द्वारा बाहर नहीं जा सकती है, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं जो कांच के चैम्बर से बाहर नहीं जा सकती। अतः सर्दियों के एक ठंडे दिन भी हरित गृह काफ़ी गर्म रह सकता है, जिससे पौधों की वृद्धि में सहायता मिल सकती है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन और हरित गृह प्रभाव।
सौर विकिरण पृथ्वी से टकराते हैं, उनमें से कुछ विकिरण वापस वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। उनमें से आधे से ज़्यादा वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और वायु को गर्म करते हैं। बाकी बचे हुए पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं। अब पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और लंबी तरंग दैर्ध्य कम ऊर्जा विकिरण निकलते हैं। ये अवरक्त लाल विकिरण वापस वायुमंडल में चले जाते हैं। उनमें से कुछ वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस विकिरित हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह के साथ साथ वायुमंडल का तापक्रम भी बढ़ जाता है। भूमंडलीय तापवृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड का विशिष्ट योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य हरित गृह गैसें मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन हैं। गैसें हैं और उनके स्रोत के कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन के जलने से और वनों की कटाई से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रशीतन, विलायक, उष्मारोधी फार्म, हवाई ईंधन, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग से, मीथेन दीमक, धान के खेत, मवेशियों के मलमूत्र और अन्य पशुओं द्वारा जीवाश्म ईंधन के जलने से, नाइट्रोजन ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन का जलना, उर्वरक, लकड़ी और फसल अपशिष्टों का जलना। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। गर्म होने के कारण समुद्र से अधिक पानी वाष्प बन जाएगा। इस कारण अत्यधिक वर्षा होने लगेगी। इससे कारण वर्षा का पैटर्न बदल जाएगा। कटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा की नमी कम हो जाएगी। इस प्रकार कृषि की उत्पादकता में कमी का कारण होगा। पृथ्वी के निम्न क्षेत्र उदाहरण बांग्लादेश, मिस्र, यूएसए, फ्लोरिडा, हॉलैंड पानी में डूब जाएंगे। बर्फ़ से ढके ग्लेशियर पिघल जाएंगे। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। जब उष्मा इसी तरह वायुमंडल में एकत्रित होती रहेगी तो हवा पृथ्वी की सतह के भार के वायु को उत्पादित करेगी। कटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा की नमी कम हो जाएगी। इस प्रकार कृषि की उत्पादकता में कमी का कारण होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता पौधे में प्रकाश संश्लेषण उत्पादन को बढ़ा देती है। बदले में यह अधिक कार्बनिक पदार्थ तैयार करता है। एनडीसी वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण जलवायु सम्मेलन से पूर्व भारत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक देश अपने स्तर पर GHG उत्सर्जन में कमी के लिए रणनीतिक पहल करेगा। इसमें प्रमुख रूप से 3 बातें सम्मिलित हैं कि वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% तक कम करना, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत की हिस्सेदारी में 40% तक की वृद्धि करना, 5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने हेतु वन आवरण में वृद्धि करना। ओजोन परत का अपक्षय। 6 जनवरी 2021 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 40 साल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा अंटार्कटिका ओजोन छिद्र बंद हो गया है। अंटार्कटिक के ऊपर सालाना बनने वाला ओजोन छिद्र अगस्त के मध्य में तेजी से बढ़ा और अक्टूबर 2020 की शुरुआत तक ये लगभग 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था। यह अब तक के सबसे बड़े छिद्रों में से एक था। इस छिद्र का विस्तार स्ट्रेटोस्फीयर में एक मजबूत, स्थिर और ठंडे ध्रुवीय भंवर और बहुत ठंडे तापमान के कारण से होता था। यह वस्तुतः ध्रुवीय क्षेत्रों में घूमती ठंडी हवा और कम दबाव वाले क्षेत्र का एक विस्तार है। यह सदैव ध्रुवों के समीप विकसित होता है। ये भंवर सर्दियों में प्रबल और गर्मियों में कमज़ोर हो जाती है। सर्दियों के दौरान उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय भंवर फैलता है, जिससे ठंडी हवा दक्षिण की ओर जाती है। ओजोन परत अपक्षय के मानव तथा प्राकृतिक कारण। ओजोन अपक्षय का संबंध समताप मंडल में ध्रुवीय भंवर के निर्माण से, क्योंकि शीतकाल में ध्रुवीय भंवर का तापमान -78 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है, जिससे ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ का निर्माण होता है, जिससे ओजोन अपक्षयकारी तत्वों का उत्सर्जन होता है।
ओजोन परत में अपक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों का उत्सर्जन है, जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। ये यौगिक अक्रिय, अज्वलनशील, विषहीन कार्बनिक अणु हैं। अतः इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में और प्लास्टिक फोम के निर्माण और कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में होता है। प्राकृतिक कारण क्या है? प्रकृति से उत्पन्न कई पदार्थ समताप मंडलीय ओजोन को नष्ट कर देते हैं और इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। हाइड्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ज्वालामुखी फटने के समय क्लोरीन की महत्वपूर्ण मात्रा संताप मंडल में छोड़ी जा सकती है। संताप मंडल के छोटे कण, जिन्हें संताप मंडलीय एरोसोल कहा जाता है, वो भी ओजोन के विनाश का कारण बन सकता है। मानव गतिविधियों से संबंधित कारण। ऐसी घटना जिससे वायुमंडल में क्लोरीन परमाणु उत्सर्जित होते हैं वह ओजोन विनाश का गंभीर कारण बन सकते हैं, क्योंकि संताप मंडल में क्लोरीन परमाणु बड़ी कुशलता से ओजोन को नष्ट कर सकते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका प्रयोग व्यापक रूप से प्रयोग, प्रशीतन में और छिड़काव करने वाली बोतलों को दाबानुकूलित करने के लिए किया जाता है। समताप मंडल में CFCs में क्लोरीन परमाणु ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अणु बन जाते हैं। महत्वपूर्ण ओजोन क्षयकारी रसायन और उनका उपयोग। यौगिक का नाम CFC, प्रशीतलन, एरोसॉल, फोम, सौंदर्य प्रसाधन, अग्निशमन, खाद्यों को ठंडा करने में, ऑक्सीजन, अग्निशमन, HCFC-22, प्रशीतलन, एरोसोल, मिथाइल क्लोरोफॉर्म विलायक, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक। ओजोन परत क्षरण का प्रभाव। ऊपरी समताप मंडल में ओजोन की प्रचुर मात्रा होती है, जो सूर्य में आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों में हमें बचाती है। ये विकिरण त्वचा कैंसर, मेलानोमा के कारण बनती है। यूवी विकिरण की एक छोटी मात्रा में विकिरण मनुष्य और अन्य जीवों के लिए आवश्यक है, जैसे कि UVB विटामिन डी के संश्लेषण को बढ़ावा देता है। यूवी विकिरण जर्मनाशी के रूप में सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने का कार्य भी करते हैं। मानव पर हानिकारक प्रभाव। त्वचा कैंसर के प्रति अति संवेदनशीलता में वृद्धि, मोतियाबिंद में वृद्धि, DNA की क्षति, कार्निया की क्षति, नेत्र संबंधी रोगों का कारण, मानव प्रतिरोधी तंत्र को कमजोर करता है। पौधों पर हानिकारक प्रभाव। प्रकाश संश्लेषण का संदमन, उपापचय क्रिया का संदमन, वृद्धि का रुकना, कोशिकाओं का नष्ट होना, उत्परिवर्तन और वन उत्पादकता में कमी होना जैसे प्रभाव शामिल हैं। निर्जीव पदार्थों पर हानिकारक प्रभाव। पेड़ के झड़ने को बढ़ावा मिलता है, प्लास्टिक के टूटने को बढ़ावा मिलता है। वायुमंडल में तापमान प्रवणता स्तर प्रभावित होता है। वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली प्रभावित होती है। जलवायु बदलाव होते हैं। अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव। समुद्री अलवणीय जल जीव अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। मछली के लार्वा बहुत संवेदनशील होते हैं। प्लवक समष्टि बुरी तरह नष्ट हो जाती है। मछली झींगों के लार्वा प्रभावित होते हैं। संरक्षण संबंधी प्रमुख प्रयास। ओजोन प्रदूषण से निपटने हेतु तत्काल कदम है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इससे निपटने के लिए कहती है कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन कम करना और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा। व्यापक पैमाने पर सुविधाजनक, सस्ते और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विकास। पैदल यात्री और साइकिल अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना। शहर में व्यापक पार्किंग प्रबंधन और व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए कम उत्सर्जन क्षेत्रों की पहचान। औद्योगिक उत्सर्जन को आक्रामक रूप से नियंत्रित करना। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B के आयात पर रोक। 2019 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों की ओर कदम के तहत HCFC 141B का 1 जनवरी 2020 से आयात
लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी गई है। ये फोम निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक रसायन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद सबसे शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी रसायनों में से एक है। भारत में प्रयोग किए जाने वाले ओजोन क्षयकारी रसायनों की खपत का 50% फोम सेक्टर में होती थी। देश से HCFC 141B की प्रयोग की चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के दोहरे पर्यावरणीय लाभ हैं। एक तो इससे समताप मंडल की ओजोन परत की सुरक्षा में सहायता मिलती है। दूसरा, फोम विनिर्माण उद्योगों के द्वारा कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली वैकल्पिक तकनीकों को अपनाने से जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सन 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। प्रोटोकॉल का उद्देश्य मानव निर्मित उन पदार्थों के प्रयोग में कमी लाना था जिनसे ओजोन परत को हानि पहुंचने वाले विकिरण निकलते हैं। किगाली समझौता 15 अक्टूबर 2016 को रवांडा के किगाली में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के प्रयोग और उत्पादन में 2045 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया, जो किगाली समझौते के नाम से जाना जाता है। ये समझौता मुख्यतः ओजोन परत संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन है, जो कि साझी किंतु भिन्न उत्तरदायित्व की अवधारणा पर आधारित है। इसमें यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान आदि जैसे विकसित देश वर्ष 2019 से HFC में कटौती प्रारंभ करने और वर्ष 2036 तक इसके उपयोग में वर्ष 2010-12 के आधार स्तर से 85% तक कमी लाने जैसे प्रावधान को शामिल किए हैं। चीन, ब्राज़ील और अन्य देश वर्ष 2045 तक वर्ष 2020-22 के उत्सर्जित स्तर में HFC के प्रयोग को 85% तक कम करेंगे। भारत, ईरान, पाकिस्तान और खाड़ी देश आदि वर्ष 2028 से HFC के उत्सर्जन में कटौती करना प्रारंभ करेंगे और वर्ष 2047 तक वर्ष 2024 से 26 के स्तर से 85% तक इस्तेमाल में कमी लाएंगे। महत्व क्या है इसका? ये समझौता वैश्विक तापमान को 0.50 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सहायक होगा। भारत में वर्ष 2030 तक HFC 23 के उपयोग को पूर्णतः समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है और HFC के अन्य विकल्पों का प्रयोग करने हेतु सहमति प्रदान की है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर वायुमंडल का ताप बढ़ाने के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना खतरनाक है। इसलिए जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु भारत सहित 200 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का इस्तेमाल कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य ऐतिहासिक किगाली समझौता किया। ओजोन सचिवालय ओजोन परत संरक्षण के हेतु वियना अधिसमय और ओजोन परत की छीड़ करने वाले पदार्थ हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए एक सचिवालय है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नैरोबी, केन्या स्थित कार्यालय में स्थित है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने रियो दी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का अनुमोदन किया गया। इस संधि में देशों ने वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सघनता को स्थिर करने पर सहमति दी थी, जिसे मानवीय गतिविधियों से जलवायु प्रणाली में हानिकारक हस्तक्षेप न होने दिया जाए। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव, अम्लीय गैस और उनके उत्सर्जन स्रोत, और धूम्र कोहरा यानी स्मॉग के बारे में, उनके प्रभाव, सामान्य धूम्र कोहरा और प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के बारे में। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। कॉम्टेरिया लेक्चर्स को निरंतर देखते रहें। कॉम्टेरिया नित्य निरंतर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के बहुत ही रोचक लेक्चर्स लेके आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लेक्चर्स का लाभ लीजिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लेक्चर्स को बराबर देखते रहिए। कॉम्टेरिया लेक्चर देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।